हेलो स्टूडेंट्स, सो 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम हम लोग आज बात करने जा रहे हैं हमने साझेदारी का लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, लाभ की गारंटी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, सारी बातें क्लियर कर ली थी। आज आप लोग के चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक हम करने जा रहे हैं पूर्व समायोजन। क्या देखने जा रहे हैं अपन लोग? पूर्व समायोजन। क्या होता है सर ये पूर्व समायोजन? देखो, पूर्व समायोजन का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग बनाते हैं तो साझेदारी सल्लेख के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, उनके आहरण पर ब्याज लिया जाता है ना। तो अपन क्या करते हैं जनरली? पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि नियोजन खाते बनाते हैं, वेतन वगैरह देते हैं, पारिश्रमिक उनको देते हैं, ऋण पर ब्याज वगैरह देते हैं। तो ये सब चीजें होती है। तो कई बार क्या होता है भाई, गलती तो मनुष्य से होती है, जो अकाउंट्स बनाता होगा वो भी एक मनुष्य होता होगा। तो कई बार उनको पूंजी पर ब्याज देना होता है लेकिन हम नहीं देते हैं, या कई बार पूंजी पर ब्याज तो देना है बट जरूरत से ज्यादा दे देते हैं या जरूरत से कम दे देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रुटियां हो जाती है। सैलरी देना था नहीं दिए, या नहीं देना था दे दिए। तो ऐसे करने से क्या होता है? त्रुटियां हो जाती है, बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है। तो इन त्रुटियों को जो सुधारा जाता है उसके लिए फिर से अपन खाते नहीं बना सकते। खाता तो एक ही बार बनाया जाता है। तो उन त्रुटियों को सुधारे कैसे, उन गलतियों को सुधारे कैसे? तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं? पूर्व समायोजन करते हैं। क्या करते हैं? पूर्व समायोजन। तो देखो होता क्या है, अब जैसे कि आपको पता है कि ये लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग बनाते हैं इस तरह से, ठीक। ये लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, ऊपर लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से लिख लेते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे लाभ वगैरह जो होता है शेष लाया गया करके लाभ वगैरह इस तरफ लिख देते हैं, लाभ आपको इस तरफ लिख देते हैं। अगर हम लोग पूंजी पर ब्याज देते हैं तो विकलन में एंट्री कर देते हैं पूंजी पर ब्याज की। अगर किसी प्रकार का वेतन वगैरह देते हैं साझेदारों को तो उसकी भी एंट्री कहाँ कर देते हैं? विकलन में कर देते हैं। ऋण पर ब्याज देते तो फिर उसकी एंट्री कहाँ कर देते हैं? विकलन में कर देते हैं। ऐसी कुछ करते हैं। आहरण पर ब्याज अगर होता है तो उसकी एंट्री हम लोग समाकलन में करते हैं। ऐसी कुछ होता है ना। तो जनरली अपन क्या करते हैं? समाकलन जोड़ते हैं, विकलन घटाते हैं। जनरली जो लाभ आता है इस तरफ, शेष जो आता है वो क्या आता है? लाभ आता है। अब इस शेष को अपन क्या करते हैं? जनरली लाभ हानि नियोजन खाते के रूप में जो भी अनुपात है उनका लाभ हानि अनुपात है, लाभ अनुपात जो है उसमें अपन क्या कर लेते हैं? उसको विभाजित कर देते हैं। ऐसी कुछ होता था। लेकिन सोचो, अगर मान लीजिए इसी प्रकार खाता बनाए और उसमें पूंजी पर ब्याज नहीं लगाए, या मान लो उनको वेतन नहीं दिए या ऋण पर ब्याज नहीं दिए, देना भूल गए, नहीं दिए, तो क्या होता होगा? जो ऋण पर ब्याज, जो पूंजी पर ब्याज जैसे वाली चीजें हैं उसको पूंजी पर ब्याज की तरह बंटना चाहिए था, परंतु वो नहीं बटा। अब इसकी एंट्रीज नहीं हुई तो ये वाला जो पोर्शन है वो किस तरह बढ़ जाता होगा? लाभ के अनुपात में बढ़ जाता होगा। सही बात है ना। अगर ये सब चीजें अपन एंट्री ना करें तो ये सारे जो पोर्शन है वो किस हिसाब से बढ़ जाएंगे? लाभ के अनुपात में बढ़ जाएंगे। मान लो टोटल लाभ मान लो 10 रुपए हुआ, टोटल इधर का समाकलन तरफ का लाभ कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। अब मान लो उसमें से 1 रुपया पूंजी पर ब्याज था, 2 रुपए वेतन था, ठीक है, इस तरह से 2 रुपए वेतन था और 2 रुपया मान लीजिए ऋण पर ब्याज था। तो कुल मिला कितना हुआ? 2 2 4 5 रुपए क्या होता? लाभ के रूप में क्या होता? बढ़ता। ऐसे ही होता कि नहीं होता? अब मान लो ये चीजें नहीं होती, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया, मान लो वेतन उनको नहीं दिया गया, ऋण पर ब्याज नहीं दिया गया, तो उसका लाभ फिर कितना शो होता? सीधा 10 रुपए शो होता। मतलब वो 5 रुपए जो लाभ की तरह बढ़ना चाहिए था वो लाभ की तरह तो बढ़ता ही बढ़ता, और वो 5 रुपए जिसको पूंजी पर ब्याज, वेतन या ऋण पर ब्याज की तरह बढ़ना चाहिए था वो भी लाभ की तरह क्या हो जाता? बढ़ जाता। सही बात है। तो उसी गलतियों को अब हम सुधारने का प्रयास करेंगे। किसमें? पूर्व समायोजन में। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, एग्जाम में 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो अपन लोग क्या करते समझते हैं। ठीक, चलिए हम मिटाते हैं, सीधा अपन क्वेश्चन देखेंगे तो तुमको और अच्छे से क्या होगा ये समझ में आने लगेगा, और भी जल्दी जल्दी हम लोग को बातें क्या होंगी? क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पूर्व समायोजन। तो आपके बुक का हमने आपको 39 नंबर क्वेश्चन तक मेरे ख्याल से हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था और बोला था इसको कंप्लीट कर ही लेना। ओके, और होमवर्क वगैरह दिखाने तो आएंगे ही आप लोग, तो चेक करा लेंगे हम लोग। हाँ, आज हम आपको पूर्व समायोजन का क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आजाद और बिन्नी, IMP लगा लेना। देखिए क्या कहता है आजाद बिन्नी में, देखते हैं अपन लोग। कहता है आजाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार है। ओके, आजाद और बिन्नी कैसा साझेदार है? बराबर के। चाहे तो अपन क्वेश्चन को साइड में क्या कर सकते हैं? लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आजाद है और दूसरा कौन है? बिन्नी है। दोनों बराबर के साझेदार है, मतलब 1:1 के साझेदार है। ओके, हमने बोला ठीक है भाई। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 80,000 रुपए है। उनकी जो पूंजी है वो कितनी है? 40,000 और कितनी है? 80,000 है। ठीक है भाई, इसकी पूंजी 40,000 है, इसकी पूंजी कितनी है? 80,000 है। दोनों की पूंजी, ये इनकी पूंजी अपन को दी हुई है। हमने बोला वो भी ठीक है भाई। चले देखें, वर्ष के खाते बनाने के बाद यह पता चला कि साझेदारी सल्लेख में प्रस्तावित 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है।
यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए, आवश्यक योजनांश प्रविष्टि की जाए। देखो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी साझेदार थे। कैसे साझेदार थे? बराबर के साझेदार थे। उनकी पूंजी 40,000 और 80,000 रुपए थी। ठीक, बोल रहा है कि वर्ष के दौरान ये बाद में पता चला कि इनको पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था। बोल रहा है कि पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था, वो भी कितना प्रतिशत देना चाहिए था? 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज क्या करना था? देना था, जो कि नहीं दिया गया, जो कि गलती से क्या हुआ? नहीं दिया गया। हो गई गलती। अब गलती को क्या करनी? सुधारनी है। तो सोचिए आप, ये पूंजी पर ब्याज की एंट्री कहाँ की जाती है? लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में की जाती है। यानी कि ये पूंजी पर ब्याज को लिखते अपन विकलन पक्ष में, जो कि नहीं लिखे, तो जो पूंजी पर ब्याज रहा होगा वो कैसे बढ़ गया होगा? लाभ की तरह बढ़ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाना तो कैसे बनाते हैं समझना। ठीक, कैसे बनाते हैं तो अपन लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को, तो सीधा अपन क्या करेंगे? आपका कार्यविधि लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो भी है आप डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 40 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर आप 40 लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसको बनाना कैसे बनाएंगे? तो देखो, जो सचमुच होना चाहिए था उसकी बात करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे वास्तव में, या ऐसा लिखो, पूंजी पर ब्याज ये क्या होना चाहिए? वास्तविक। ये वास्तविक है ना, वास्तव में होना चाहिए था। वास्तविकता, ये वास्तव में होना चाहिए था। पूंजी पर ब्याज देना था, तो पूंजी पर ब्याज देते अपन तो कितना देते? आजाद को कितना देते? आजाद को 40,000 का कितना परसेंट देते? 5%। तो बोलो बच्चों कितना आ जाता? 200 रुपए नहीं, 2,000 रुपए आ जाता। ठीक, उसी प्रकार बिन्नी को देते तो कितना हो जाता? 80,000 का 5%, तो प्रतिशत निकालते 4,000 रुपए आ जाता। सही बात है, यानी कुल मिला के कितना होता? 6,000 रुपए। ओके, कुल जो होता कितना होता? 6,000। तो 2,000 देना था आजाद को और 4,000 रुपए देना था किसको? बिन्नी को। यानी कुल मिला के 6,000 को हमको इस प्रकार विभाजित करना चाहिए था। परंतु हो कैसे गया? परंतु हो क्या गया? अपन लिखेंगे परंतु पूंजी पर ब्याज का विभाजन लाभ हानि के अनुपात में हो गया। यानी कैसे हो गया? त्रुटिवश, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? त्रुटिवश हो गया। ठीक है, क्या हो गया? त्रुटिवश हो गया। त्रुटिवश ये हो गया। ठीक है, त्रुटिवश हो गया क्या? कि लाभ हानि अनुपात में विभाजन हो गया। मतलब इस 6,000 को 2,000 और 4,000 के रूप में बंटना चाहिए था, परंतु हुआ क्या? ये आजाद और बिन्नी में लाभ के अनुपात में बढ़ गया। मतलब बराबर 6,000 का कितना? 1/2 इसको मिल गया 3,000, और इसको मिल गया 6,000 का कितना? 1/2 3,000। ऐसा ये होना चाहिए था, है ना? ये होना चाहिए था, परंतु ये हो गया। अब इसकी गलती को अपन को क्या करनी? सुधारनी है। तो बोलो बच्चों कैसे सुधारेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक छोटा सा ना एक समायोजन तालिका बनाएंगे अपन लोग। इस तरह से एक समायोजन तालिका बना लीजिए। ये हम बना लेंगे समायोजन तालिका। ये हमारा बन गया समायोजन तालिका। और एक कॉलम खींच लेते हैं अपन लोग। 2 साझेदार है यहाँ पे, साझेदार का नाम लिख लो और ये अपन इस तरह से एडजस्टमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साझेदार का नाम लिख लो इस कॉलम में। साझेदार ए है, आजाद है, और साझेदार कौन है? बिन्नी है। यहाँ पे लिख लीजिए त्रुटिवश। यहाँ पे लिख लीजिए त्रुटिवश क्या हो गया? त्रुटिवश क्या हो गया? इसको डेबिट से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए वास्तव में क्या होना चाहिए था? वास्तविक क्या होना चाहिए था? इसको आप क्रेडिट लिख लो, समझना बताता हूँ। और यहाँ पे डेबिट और क्या लिख लो? क्रेडिट लिख लो। ठीक है, अब सुनो गलती से क्या हो गया, या चलो असल में होना क्या चाहिए था? सर असल में आजाद को मिलना था 2,000 रुपए और इसके अकाउंट में कितना होना था? 4,000। देखा जाए तो मतलब पूंजी खाते की बात की जाए, साझेदारों की किसकी बात की जाए? पूंजी खातों की बात की जाए, तो उनके पूंजी खाते मैंने क्रेडिट क्यों लिखा है यहाँ पे? मतलब उनके अकाउंट में अपन को डालना है 2,000 और 4,000। हमको डालना चाहिए कितना? 2,000 4,000 हम डालेंगे, ये होना चाहिए था। तो हम उनके अकाउंट में डाल देंगे 2,000 और कितना? 4,000। और जो पहले डाले थे कितना डाले थे? पहले 3,000 और 3,000। पहले कितना डाले थे? 3,000 उसको निकाल लेंगे। निकालना मतलब डेबिट करना, तो उसको अपन निकाल लेंगे जो गलती से हो गया था। 3,000 और 3,000 को अपन क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। आई बात समझ में? क्रेडिट मैंने क्यों लिखा कि भाई साझेदारों के खाते में जो डालना है उसको अपन क्या करते? क्रेडिट करते, निकालना डेबिट करते हैं। तो होना क्या चाहिए था? ये 6,000 को ऐसे बटना था, परंतु बट गया ऐसे। तो अपन क्या करेंगे? 3,000 हम लोग डाले रहे होंगे उस समय पहले गलती से, तो उसको अपन निकाल लेंगे। तो देखो मैंने क्या कर लिया? गलती वाला चीज को 3,000 को निकाल लिया, 3,000 को निकाल लिया। और मुझे डालना कितना है? 2,000। तो 2,000 मैंने डाल दिया, 4,000 मैंने क्या कर दिया? डाल दिया। डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब देखिए अब क्या करोगे? अब 3,000 में से 2,000 इन दोनों का अंतर निकालो, घटाओ इसको। कितना आएगा? 1,000 आएगा। ठीक है, 1,000 आएगा। तो
तो बोलो यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है? आप बोलोगे सर यहाँ डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट वाले कॉलम में लिखोगे 1000, जो ज़्यादा होगा उस शेष में अमाउंट को आप लिखोगे घटा के, ठीक। वैसे इन दोनों को घटाओ, कितना आ जाएगा? इन दोनों को घटाने से भी कितना आएगा? 1000। तो बोलो यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है? सर क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट बड़ा है, तो उसका अमाउंट कहाँ आएगा? 1000 यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार देख लो समायोजन हो गया। टोटल कर सकते हो 1000 1000 और यहाँ का भी टोटल कर लो 6000 और 6000, इस प्रकार से। आई बात समझ में? हो गया समायोजन। तो ठीक है, अब आपको इससे मतलब नहीं है, सीधा इससे मतलब है। देखो आजाद का खाता हो रहा है डेबिट और बिन्नी का खाता हो रहा है क्या? क्रेडिट। तो आप एक पंजी प्रविष्टि का छोटा सा कॉलम बनाएंगे। अब आप बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। तो आजाद के अकाउंट से निकाल रहे हैं 1000, तो क्या लिखेंगे? आजाद का पूंजी खाता विकलन लिखेंगे। आजाद का पूंजी खाता विकलन, आजाद का पूंजी खाता विकलन। और किसके खाते में समाकलन हो रहा है? बिन्नी का। तो क्या लिखेंगे? बिन्नी के पूंजी खाते से, बिन्नी के पूंजी खाते से कितना रुपया? 1000 रुपये। और कितना लिख देंगे? 1000 रुपये। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? एंट्री में लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आप एंट्री में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। नरेशन में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज का समायोजन, पूंजी पर ब्याज का समायोजन। कितना आसान है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार की गलती होगा तो उसको आप इसी तरह से क्या करेंगे? डील करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 40 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 41 की बात आती है। ठीक है, तो देखिए 41 में क्या लिखा है? ए बी सी, 3 पार्टनर है। ए बी सी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फटाफट पहले लिख लो। सीधा मैं यही लिख देता हूँ, चलो साइड में अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, समझ लीजिएगा। बोल रहा है कि ए, बी और सी तीनों जो साझेदार है 3:2:1 के साझेदार हैं। आगे कहता है कि उनकी पूंजी 1 जनवरी 2017 को क्रमशः 50,000, 40,000 और 20,000 स्थिर थी। स्थिर पूंजी मतलब चालू खाता है ना, तो स्थिर पूंजी थी कितना? 50,000, 40,000 और अंत में था 20,000। इस प्रकार इनकी पूंजी थी। ठीक है, यहाँ पूंजी लिख दे रहा हूँ। इनका प्रारंभिक पूंजी इतना था और पूंजी स्थिर था। वर्ष 2017 के खाते बंद करने के बाद यह पता चला कि साझेदारों को पूंजी पर 6% की दर से ब्याज जमा कर दिया गया है, जबकि साझेदारी अनुबंध में ब्याज देने का प्रावधान नहीं था। बोल रहा है कि पूंजी पर ब्याज है कितना? 6% है। 6% प्रति वर्ष है, बट वो 6% देने का कोई प्रावधान नहीं था। गलती से उसको क्या कर दिया? पूंजी पर ब्याज दे दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पूंजी पर ब्याज देना था परंतु नहीं दिया गया। इस बार क्या है? नहीं देना था लेकिन दे दिया गया। गलती से इस बार त्रुटिवश पूंजी पर ब्याज क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है, परंतु क्या करना था? नहीं देना चाहिए था। मतलब इसको लाभ की तरह बंटना था, इस हिस्से को लाभ की तरह बंटना था। गलती से कैसे बढ़ गया? ये पूंजी पर ब्याज की तरह बढ़ गया। ठीक है, चलिए बनाएंगे, आगे देखते हैं। जबकि साझेदारी अनुबंध में ब्याज देने का प्रावधान नहीं है, यह निश्चय किया गया कि पुस्तकों में परिवर्तन के स्थान पर आप पुस्तकों में परिवर्तन मत कीजिए। अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि दे दीजिए, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अंतर थोड़ा सा है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कार्यविधि करेंगे। तो अपन लिखेंगे हेडिंग में कार्यविधि। तो देखो बच्चों, कार्यविधि, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। तो देखो अपन लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज क्या हो गया? त्रुटिवश लिख देते। चलो इस बार त्रुटिवश बाय मिस्टेक क्या हुआ देखते, गलती से क्या हुआ। बोल रहा है कि इनका पूंजी पर ब्याज 6% नहीं देना था, बट गलती से बढ़ गया 6%। तो चलो बांटते हैं। तो पूंजी पर ब्याज की तरह बढ़ गया होगा ए, बी और सी में। कैसे कैसे बढ़ गया होगा? ए का है 50,000, 50,000 का 6% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये आ जाएगा। ओके, इसी तरह से 40,000 का अगर आप 6% निकालते हो तो कितना आ जाएगा? 2,400 रुपये आ जाएगा। और अंत में अगर हम लोग 20,000 का 6% निकालते हैं तो कितना रुपये आ जाएगा? 1,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के कितना रुपये होता है? जोड़ के देख लो, 3 2 5 5 और 1 6, 6,600। 6,000 कितना हो जाता है? 600 रुपये। यानी कुल मिला के देखो 6,600 को लाभ की तरह बंटना चाहिए था। इनके लाभ हानि अनुपात में बंटना चाहिए था 3:2:1, परंतु गलती से ये पूंजी पर ब्याज की तरह बढ़ गया है। पूंजी पर कैसे बढ़ गया है? ब्याज की तरह बढ़ गया है। ठीक है, चलिए तो अपन लिखेंगे नंबर 2 पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज वास्तव में कैसे बंटना चाहिए था? वास्तव में, वास्तविकता, अगर वास्तविकता की बात करूं मैं, अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो क्या हो गया है यहाँ पर? वास्तविकता मतलब कैसे बंटना था? 3:2:1 में। किस रुपए को बंटना चाहिए था? 6600 रुपए को। आई बात समझ में?
तो चलो आ, बा और सा, ABC, तो यानी 6600 को लाभ की तरह बढ़ना चाहिए था, यानी 6600 ऐसे बढ़ता कुल मिला के 3 2 5 5 और 1 6, यानी ये बढ़ता कितना 3300 रुपये आ जाता। ओके, इसको बांटो 6600 इंटू कितना कर दो 2/6, तो 2200 रुपये आ जाता। और अंत में इसको करेंगे 6600 गुणित 1/6, ठीक है, कितना आ जाएगा 1100 रुपये। तो देखो बटना चाहिए था ऐसा, है ना, बट गया ऐसा, गलती सुधारे। तो चलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक समायोजन तालिका बनाना पड़ेगा। तो देखो हम तालिका बना देते हैं आपके लिए, ठीक है, जैसे पिछले बार बनाया था ना समायोजन तालिका, वैसे आप साइड में तालिका बना लो, समायोजन तालिका बना लीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये साझेदारों का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने पिछले बार समझाया था वैसे ही आप काम करेंगे, ठीक है। तो देखो हमको क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, वास्तव में इसको क्रेडिट करना चाहिए था, मतलब वास्तव में ये वास्तव वाला कॉलम है ना, अपन को क्रेडिट ये करना है, हम डाल देंगे, ये गलती ये डाल दो, नहीं डाले थे डाल दो, ये खाते में क्या कर दो डाल दो, डाल दिए। गलती से क्या हुआ था, इसको आपने डाल दिया था, तो इसको क्या कर लो निकाल लो, ठीक है, तो निकाल लो, डेबिट कर लो उनके खाते से 3000 और क्या 2400 और फिर कितना 1200, है ना, A B और C उनका नाम लिख लो, ठीक हो गया। बस अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, देखो अंतर कितना आ रहा है 300, इसका आया 300, बोलो डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। सर यहाँ पे क्रेडिट हमारा क्या है ज्यादा है, तो बच्चों क्रेडिट को लिख देना 300, ठीक है। इन दोनों को घटा लो, कितना आता है 200 रुपया, डेबिट पक्ष में आ जाएगा 200 रुपया, और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 100 रुपये, भी कहाँ आएगा डेबिट पक्ष में। टोटल करना आपका काम है, ठीक है। तो देख लो भाई, ए का खाता समाकलन हुआ, बी का खाता विकलन हुआ और सी का खाता क्या हो गया विकलन हो गया, है ना। चूंकि ये लोग स्थिर पूंजी मेंटेन कर रहे थे, मतलब यहाँ पे हर जगह चालू खाता प्रभावित होगा, तो जो जो होना उसको कर दो। ये दो बी और सी विकलन हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे बी का चालू खाता विकलन, एंट्री लिखोगे बी का चालू खाता विकलन, असली का आंसर यही है, बी का चालू खाता विकलन कितने रुपए से 200 रुपये से, 200 रुपये से। सी का चालू खाता विकलन, सी का चालू खाता विकलन पूरा लिखना, मैं ऐसे लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और अंत में ए के चालू खाते से, तो क्या लिखेंगे ए के चालू खाते से, ठीक है, कितना लिखोगे 300 रुपया। नरेशन लिखोगे पूंजी पर ब्याज का समायोजन, बस हो गया। आई बात समझ में। आप आंसर चेक कर सकते हैं, देखिए आपका आंसर आया है कि नहीं आया है, आप आंसर क्या कर लीजिए चेक कर लीजिए। अगर हम आंसर चेक करते तो क्या पाते देखें भला, बिल्कुल भाई हमारा आंसर क्या हो गया आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। देख लो इस प्रकार से बनेगा, कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 42। क्लियर हुआ आप सभी को? ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट